हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ब्रेक से पहले हमने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया था। वो राम मंदिर विरोधी रहे हैं। अगले हफ्ते वो अयोध्या आने वाले हैं। उनके आने से पहले पोस्टर लगे हैं। उनके पोस्टर पर अयोध्या के बजाय फैजाबाद लिखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यह वजह है। क्या यह सिर्फ मुस्लिम वोट की मजबूरी है? इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। एआईएमआईएम की ओर से हमारे साथ उनके प्रवक्ता हैं वारिस पठान, वो जुड़ेंगे। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ स्पोक्सपर्सन है डॉक्टर एमएच खान, और विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा साहब, सबसे पहले आपके पास 3 दिवसीय दौरा है रुदौली, अयोध्या में। उसके अलावा बाराबंकी वो जाएंगे आखिर में, लेकिन 8 तारीख को वो सुल्तानपुर में होंगे। 7, 8, 9 पोस्टर छपा है। शोषित वंचित समाज सम्मेलन 7 सितंबर, दिन मंगलवार, लेकिन अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा है। ऐसा है पंकज जी, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को ये पूरा अवसर है कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी अपनी रैली करे। किसी थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम करा देंगे, है ना जी? कम कराते हैं, आप बोलिए। हाँ, तो कहीं भी जाए, कहीं भी रैली करे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। उनको करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल है, वो चुनाव में उतरना चाहते हैं तो करे रैली, कोई आपत्ति नहीं है। 3 नहीं 13 रैली करें। दूसरी बात रही कि अयोध्या और फैजाबाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, न ओवैसी साहब के कहने से अयोध्या का नाम न जो है गुमनाम होने वाला है। अयोध्या अयोध्या है। ये आज का नहीं, ये सनातन समय से जो है अयोध्या अयोध्या। शास्त्रों में, पुराणों में तमाम जगह अयोध्या का उल्लेख है। ओवैसी साहब के न लेने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न यहाँ के हिंदू ने सनातन धर्म को इसका कोई फर्क है, ना भगवान राम लला। नहीं शर्मा साहब, देखिए सिर्फ पोस्टर ही नहीं छपे, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बार बार पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप उत्तेजित हो रहे हैं, हालांकि उत्तेजित वो हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, फैजाबाद है, फैजाबाद अलग चीज है। मैं उसका कारण बता रहा हूं ना पंकज जी। मैं पूरी बात कर लेता तो शायद स्पष्ट हो जाए। देखिए, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में क्या विषय लेकर जाए, उन्हें तो वहां यही कहना है, जहरीला बयान देना है, विवादित बयान देना है, इस तरह के बयान देना है ताकि धर्म के आधार पर वहां जहरीली बातें फैलाई जाएं, वहां का वातावरण दूषित किया जाए, तभी तो उनकी पहचान बनेगी। वो किसके लिए जाने जाते हैं? ओवैसी साहब का आज तक आपने कोई राजनीतिक पहचान बता सकते हैं? क्या किया है ओवैसी साहब ने? अभी तक वो देश के सबसे भड़काऊ बयान देने वाले और जहरीली राजनीति करने के लिए जाने वाले नेता हैं। उनका आज तक विकास से, डेवलपमेंट से या किसी और विषय से, सामाजिक किसी अच्छे उत्थान के कार्य से कोई लेना देना नहीं। तो वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम अपने आप को, और पहचान कैसे ढूंढ रहे हैं? काम वहां एक उनका प्रतिनिधि तो है नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम कभी किया नहीं, इस नाम से वो जाने नहीं जाते, तो वहां पर उनको यही सब करना पड़ेगा। जहरीले बयान, विवादित बयान, ये सब उत्तेजना फैलाना। यही शर्मा साहब, हमने आपकी बात सुनी। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा मैं आपसे पंकज जी। देखिए, ओवैसी साहब के ऊपर कोई बहस करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 पुश्तें खप गई हैदराबाद में। पंकज जी, 3 पुश्तें, इनके पिता, इनके दादा हैदराबाद की राजनीति किए लोग, ये इस खानदान ने, और हैदराबाद की राजनीति करते हुए ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी नहीं बन पाए। 150 सीट ग्रेटर हैदराबाद की उसकी थी, नगर पंचायत की। वहां के 150 सीट में लड़ने की औकात नहीं है ओवैसी की। 3 पुश्तें खपने के बाद कुल 53 सीट में लड़े और 43 सीट जीते। तो जो ग्रेटर हैदराबाद में नहीं लड़ने की हैसियत रखता है, उस आदमी के बयान की बात आप कर रहे हैं। वो तो केवल यही करना है जनाब। वारिस पठान साहब बहुत ध्यान से आपको सुन रहे थे, के शर्मा जी। अब जरा मैं बाकी मेहमानों के पास भी चला जाऊं। वारिस पठान साहब, आपने के शर्मा साहब की बात सुन ली, जो बातें उन्होंने कही, लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए 3 दिन का सम्मेलन हो रहा है शोषित वंचित समाज के लिए। अब अयोध्या चुनाव के वक्त सबको याद आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी याद आ गया। अयोध्या न बोलकर वो फैजाबाद बोलते हैं। पोस्टर में 7 तारीख को मंगलवार का दिन वो जाएंगे रुदौली, जो कि अयोध्या में, वो उसमें लिखा है फैजाबाद। सर, ये क्यों?
ये मैंने के शर्मा की काफी बकवास यहाँ पर बैठ के सुनी, क्योंकि मैं लिंक में नहीं था, अभी आया हूं। देखिए सर, पहले शुरुआत से पर्सनल अटैक मत करिए। बीच में बोलना, मेरे बीच में नहीं बोलना। आप उसको कहना खामोशी के साथ सुन रहे थे, मुझे खामोशी नहीं, देखिए पर्सनल अटैक से शुरुआत ना कीजिए ना, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर। नहीं, आप गालियां बकते रहिए, हम सुनते रहेंगे, आप बोलते रहिए, मैं खामोशी के साथ सुनूंगा। चलिए। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, उनको सुना ना आपने इतनी सारी बात। अरे मेरे साथ चलिए, हैदराबाद आपको लेकर चलता हूँ, तेलंगाना में, और वहां का काम देखिए आप। हमारे ओवैसी साहब ने कितना किया है, इतने सारे हॉस्पिटल, स्कूल, इदारे। और चलिए मेरे साथ यूपी में और बताइए मुझे, योगी ने 5 साल में कोई 7 बड़े काम किए हो तो मैं मान जाऊंगा। चलिए, हाँ योगी ने बहुत बड़ा काम किया है। अरे कोविड के सेकेंड वेव के अंदर हमने देखा है लाशों को तैरता हुआ गंगा घाट के किनारे, उन मुर्दों को खा रहे थे कुत्ते, वो भी हमने देखा है। हमने देखा है लाखों लोगों की, युवाओं की रोजगार। विषय क्या है वारिस पठान साहब, विषय क्या है? विषय क्या है हमारा आज का? हमारा आज का विषय क्या है? आज का विषय बहुत कुछ था, तो आपने उसको सुना कि नहीं? उस विषय पे वो बोल रहे थे क्या? पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए सर, फिर मैं आपकी बाकी बातें भी सुन लूंगा सर। आप ये बता दीजिए, अयोध्या की जगह फैजाबाद क्यों लिखा है सर पोस्टर में? मैं आपको जवाब दूंगा जी, जवाब दूंगा। तारीख को जा रहे हैं फैजाबाद रुतौली के पास, वहां से शोषित वंचित बहुजन समाज का सम्मेलन वहां से स्टार्ट करेंगे। वो 8 तारीख को सुल्तानपुर जाएंगे, 9 तारीख को बाराबंकी जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनको अगर अधिकार है बीएसपी वालों को ब्राह्मण सम्मेलन लगाने का, भाजपा वाले को अधिकार है जिस तरह से कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का, उसी तरह संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है कि हम भी जाए यूपी की आवाम के सामने अपनी बात रखें, अपनी बात समझाएं लोगों को। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हम जा रहे हैं। इतने साल से जो यूपी का दलित और मुसलमान पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ ही रह गया, तो उनको उनके हक दिलाना है ना। तो क्यों हम अगर हमारा हक मानेंगे तो क्या गलत है? आज क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने का? हो गया सर आपका। वारिस पठान साहब, आपने अपनी बात कह दी, अब मैं कह लूं जरा। बन सकता है तो क्या 20% वाले नहीं बन सकते साहब? तो उसमें हमारे काम गिना रहे। मेरा इनका सवाल है, डायरेक्ट सवाल, 7 काम योगी के मुझे दिखाइए, बिना गूगल को सर्च किए, ठीक, मान जाऊंगा आपकी बात। ठीक है। वारिस पठान साहब, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। उस पोस्टर पे फैजाबाद क्यों लिखा है? और उत्तेजित वो ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पत्रकारों से कि आप उत्तेजित हो रहे हैं। उत्तेजित तो मुझे वो लग रहे थे, वो ये कह रहे थे फैजाबाद फैजाबाद। ये अयोध्या की जगह फैजाबाद क्यों कह रहे हैं? इसका सवाल का जवाब दे दीजिए बस। देखिए साहब, इलाहाबाद का नाम चेंज करके इन लोगों ने प्रयागराज कर दिया, मगर आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, तो क्या ये इलाहाबाद को प्रयागराज हाईकोर्ट बोलेंगे? पूछिए इनसे सवाल। अरे फैजाबाद हो चाहे लखनऊ हो, हमारे यूपी का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। अगर हम वहां से शुरुआत करें तो क्या प्रॉब्लम है? और हमने हमारी चुनाव की शुरुआत तो 8-9 साल से कर दी है साहब, पूरी तरह से संगठन। ठीक है सर, आपकी बात सुन ली हमने। अब सर अब 1 मिनट जरा और मेहमानों के पास चले जाऊं, फिर थोड़ा डिबेट को खोलेंगे। विनोद बंसल साहब, आपने सुन लिया वारिस पठान साहब क्या कह रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदल के आप प्रयागराज कर देंगे, वो कोर्ट गिनाने लग गए। आप जरा उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए पंकज जी, बड़ी महत्व की बात यह है कि डिबेट की शुरुआत में ही ये पठान साहब बारिश की तरह एकदम बहकने लगे और गड़गड़ाहट की तरह जो है ना लोगों पर अनावश्यक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। मुझे लगता है यही इनकी चाल चरित्र चेहरा है। और देखिए ये बात कर रहे हैं शोषितों की, वंचितों की और अल्पसंख्यकों की। मुझे बताइए इनकी पार्टी का नाम क्या है जी? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के जी लिए जो इत्तेहाद करे उनकी जो मजलिस है उसका नाम है MIM। आप मुझे बताइए कि ये किस मुंह से वंचितों की बात करते हैं, किस मुंह से शोषितों की बात करते हैं, किस मुंह से दलित और मुस्लिम एकता की बात करते हैं? इनको तो कम से कम डूब के मर जाना। आप मुझे बताइए जिस पार्टी का नाम मुसलमीन हो, वो पार्टी संविधान की और सेपरेट दे सकती है क्या? जो पार्टी जो हैदराबाद में नकार दी हो, वो उत्तर प्रदेश में राम और कृष्ण की धरती पर जाकर के अयोध्या का नाम बदलेगी और उत्तर प्रदेश की जनता उसको बर्दाश्त करेगी? ये संभव है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि जो कुछ लोगों ने अयोध्या से चुनाव प्रचार शुरू किया था उनका क्या असर हुआ। कुछ लोग अब दिल्ली के जो नवाब हैं वो भी जाकर के वहां तिरंगा यात्रा करने की बात कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। और ये जो हैदराबादी नवाब हैं वो जाकर के अयोध्या के नवाब बनना चाहते हैं। भैया वो नवाबी खत्म हो चुकी है अब। ये ठीक, ये देश जो है ना, मैं एक बार सर सबके पास चला जाऊं। डॉक्टर MH खान, ये 3 दिन का जो सम्मेलन करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पोस्टर में लिखा और जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, अब चुनाव के वक्त उन्हें भी अयोध्या याद आ गया। आपने भी ब्राह्मण सम्मेलन वहां पर किया, BSP ने भी।
क्या कहेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जो पोस्टर छपा उस पर? देखिए, हमने प्रबुद्ध समाज गोष्ठी किया है और उसकी शुरुआत जब हमने किया माननीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में, तो सारे दलों में बेचैनी बढ़ गई और इसमें समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी भी ये करने जा रही है। ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध समाज गोष्ठी हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हो रही है, उसमें बहुत बड़े कामयाबी हमको मिल रही है, तो इनको परेशानी हो रही है। तो सवाल इस बात का है, नाम का कोई मतलब नहीं होता। नाम अगर सरकार ने बदल दिया है तो बदल दिया है। अब आप अगर नाम के ऊपर अड़े रहेंगे, काम पे ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपको कौन पूछेगा। सवाल इस बात का है कि ये किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग ले गए हैं। अभी जो है इनके पार्टी का जो कारनामा है, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, सिर्फ मुस्लिमीन करने से थोड़ी होता है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ पार्टी को चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को कि इनके पार्टी का नाम ही निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी जात बिरादरी के नाम से पार्टी का नामकरण नहीं होना चाहिए। पर सर, आप जो तो नुकसान कर सकते हैं ना, इनके नाम मुस्लिम वोट बैंक में अगर सेंध लगेगी तो नुकसान किसका होगा? नहीं, मेरा कोई नुकसान। देखिए, असल में दिक्कत यह है कि दारा सिंह पहलवान थे, उनके सामने अगर पिद्दी जैसा आदमी खड़ा हो जाए तो क्या नुकसान कर लेगा? एक हाथ मारेगा, उलट जाएगा। वो ये है क्या? 2017 में भी तो आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं 500, कहीं 200, कहीं 300 वोट पाए थे। और ये किसी के इशारे पे आए हैं यहाँ पे, अपने मन से नहीं आए हैं। किसी का इशारा है इनके पास कि हाँ तुम जाओ तो ऐसे बंटवारा हो जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो वो सपना नहीं देख रहे हैं। वारिस पठान साहब, आऊंगा अब आपके पास। जरा मैं प्रमोद कृष्णम साहब आपके पास अब आना चाहूंगा। कुछ नहीं इनको। ठीक है खान साहब, आपकी बात सुन ली वारिस पठान साहब ने। वारिस पठान साहब, जरा आखिर में मैं अभी जरा प्रमोद कृष्णम साहब के पास चला जाऊं, फिर डिबेट को खोलेंगे। प्रमोद कृष्णम साहब, देखिए बड़ी खूबसूरत बात इकबाल अंसारी ने की है, पक्षकार रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम का घर है अयोध्या, सरयू नदी वहां बहती है, हनुमान जी का मंदिर है वहां, हनुमान गढ़ी, और मुसलमान जो हैं वो होशियार रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात एक मुसलमान ही कह रहा है, इकबाल अंसारी कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, एक तो राजनीति में दुश्मनी की गुंजाइश नहीं है। हम सब लोग राजनीतिक एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, तो पर्सनल टिप्पणियां करना और एक दूसरे से दुश्मनी जैसा बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। लेकिन मुझे बड़ा हैरानी और बड़ा अफसोस भी हो रहा है, मुझे बुरा लगा। हम हमेशा जब बात करते हैं, हम कभी भी AIMIM जो पार्टी है, हमने ना कभी उसका समर्थन किया है, ना हमने कभी किसी जातिवादी या किसी एक धर्म से संबंधित पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन हमेशा उनके नेताओं को हम ओवैसी साहब कहते हैं। सही बात। वारिस पठान साहब को भी वारिस पठान साहब ही कहा जा रहा। लेकिन वारिस पठान साहब ने जब बात शुरू की तो ओवैसी साहब को तो ओवैसी साहब कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को योगी कह के संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, साधु हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय पद पर हैं, तो इसलिए योगी जी को कम से कम योगी कह के संबोधित ना करें, योगी जी तो कह दें। वो आपके भी इस प्रदेश में आप चुनाव लड़ना है, आपके भी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग कोई दुश्मन थोड़े हैं एक दूसरे के। दूसरा सवाल मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी साहब ने कभी हैदराबाद में भी 7-8 सीटों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 125 या 150 130 सीट लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल करें, उनका हक बनता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अयोध्या को फैजाबाद ही कहना, प्रयाग को इलाहाबाद ही कहना, तो मैं तो आज वारिस पठान साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप उसे राम जन्मभूमि मानते हैं या नहीं मानते? क्या सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं नहीं मानते? आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे मेरा सवाल है वारिस पठान साहब से। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर वो राम जन्मभूमि मंदिर उसे नहीं मानते हैं तो फिर सारा मामला तो स्पष्ट हो जाएगा। वो फैजाबाद जो कह रहे हैं, अयोध्या को अयोध्या नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो एक बहुत बड़े सेक्टर को संबोधित कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम अयोध्या को राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मानते। देखिए, आपने बड़े इत्मीनान से सबकी बातें सुनी है वारिस पठान साहब। इससे पहले कि मैं के शर्मा साहब के पास जाऊं, बहुत खूबसूरत बात यहां आचार्य जी ने कही है। उन्होंने कहा कि जब आप असदुद्दीन साहब का नाम लेते हैं तो साहब लगाते हैं, और जब आप योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं तो उनको योगी कह के पुकारते हैं। कम से कम कुर्सी का तो लिहाज कीजिए ना। आपके असदुद्दीन साहब हो गए
और योगी आदित्यनाथ जिन्होंने जो प्रदेश के मुखिया हैं, जिनको पूरे प्रदेश ने चुना है, उनको आप योगी योगी कहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? और दूसरी चीज ये कि राम जन्मभूमि मानते हैं आप अयोध्या को या नहीं मानते? जवाब दीजिए। मैं आचार्य जी की बहुत इज्जत करता हूँ, वरिष्ठ नेता है और मैं काफी मिला हूं उनसे। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, मेरे अगर योगी को योगी जी बोलने से अगर उनकी इज्जत बढ़ जाती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मगर मैं यहाँ पर एक बताऊंगा, इज्जत के लायक काम भी तो करिए ना। आज योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश के युवा की क्या हालत है? आपने कौन सा इज्जतदार का काम कर दिया? चलिए वहां पर जो लोगों की जाने हो गई उनके घर वालों से पूछ लीजिए कितनी इज्जत वो करेंगे योगी। पूछिए जरा उन लोगों को जिनका हमने होते हुए देखा है वहां पे, कितने वो करेंगे उनकी। अब सुनिए बोलने दीजिए। देखिए सारे बीच में अगर लोग ऐसा बोलते हैं ना तो फिर अच्छी बात आप तो इतने सारी आपसे अपने आप को। विनोद बंसल जी जरा आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, जरा सुन ले इनको, ये क्या कह रहे हैं जरा ये सुन ले। अभी भी उन्होंने माना नहीं अपनी बात को। जो आचार्य जी ने, जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, उन्होंने आपको कोई बात समझाने की कोशिश की है वारिस पठान, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। अभी भी आप योगी जी नहीं कह रहे हैं उनको। चलिए वो मुद्दा नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि मानने को तैयार हैं आप या नहीं अयोध्या को? इसी का जवाब दे दीजिए। योगी को योगी जी बोलना है, मोदी को मोदी जी बोलना है, अगर ये मुद्दा है आपका बहस का, क्या बहस के मुद्दे से आप क्यों भटका रहे हो? आप तो एंकर हो ना, क्या आप योगी के प्रवक्ता हो? आप मुझे आप मुझे मेरा काम मत याद दिलाइए। वारिस पठान जी सीधा जवाब दे दीजिए। आचार्य जी के 2 सवाल थे, उनके दोनों के जवाब दे दीजिए। वो मेरा सवाल तो था नहीं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मानते हैं अयोध्या को, नहीं मानते आप? आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सबने माना था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वहां पर अगर मस्जिद होती, अगर ये लोग ने चीटिंग से हलफनामा डालकर वहां पर चीटिंग नहीं किया होता, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया होता, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता, ये सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा है, वर्मा साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। के शर्मा जी जवाब दीजिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। मानने को तैयार नहीं। जो भाषा असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, उन्होंने कहा कि साजिशन वो ढांचा गिराया गया, वो लगातार ये बात बोलते हैं, वही वारिस पठान दोहरा रहे हैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है पंकज जी। ये यदि ये ऐसी बात ये नहीं करेंगे तो ये समाज के अंदर में बंटवारा कैसे करेंगे? ये जहरीली राजनीति कैसे करेंगे? ये जो कुछ सीधे साधे मुस्लिम भाई हैं उनको ये बहकाएंगे कैसे? उनको बहका के उनका वोट कैसे लेना है, कैसे उनकी तुष्टीकरण करना है, कैसे समाज को बांटना है, कैसे जहर बोना है, ये सब तो इसी तरह के बयानों से आएगा ना, इसी तरह की चीजों से आएगा। और इनको इस तरह के बयान देके लोगों को जो है आक्रोश पैदा करके, उत्तेजना करके समाज में दंगा जैसे चीज कराना, जो है असामाजिकता का कार्य करवाना, ये सब करना है। क्योंकि इनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको वंचित, शोषित, पीड़ित किसी का कोई मतलब नहीं है इनसे। अभी ये कह रहे थे हैदराबाद की कहानी की बात, मैंने तो एक ही लाइन में मात्र बताया आपको कि 3 पुस्तों में ये जो है 150 सीट के लड़ने की इनकी जो है क्षमता हुआ नहीं। क्योंकि यदि कोई डेवलपमेंट किया होता तो लड़ते ना और जीतते कहीं से, तो वो स्थिति नहीं। अब रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव और इस सारे विषय के, इनके करने से वहां कुछ नहीं होने वाला पंकज जी। ना उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति होने वाली है, ना कुछ नहीं। 2014 का आप परिणाम देख लें, 2017 देख लें, 2019 देख लें। उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित कर लिया है कि जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर उत्तर प्रदेश की जनता विकासवाद की राजनीति पर अपना मुहर लगा रही है और अपना वोट समर्थन उनको दे रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी के शासनकाल में और लगभग 4.5 साल के योगी जी के शासनकाल में ये के शर्मा जी चूंकि एमएच खान साहब भी साथ में हैं, देखिए अयोध्या तो बीएसपी भी गई, सतीश चंद्र मिश्रा जी गए, ब्राह्मण सम्मेलन और फिर प्रबुद्ध सम्मेलन उसको नाम दे दिया गया। यानी जब चुनाव है तो कोशिशें तो सभी कर रहे हैं। उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर मैं उनके पास भी जाऊंगा। मैं बिल्कुल उन्हीं पे आ रहा था। एमएच खान साहब को थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए। मैं यदि गलत नहीं हूं पंकज जी, तो आप जिस दिन इनकी यात्रा अयोध्या से चालू कर रहे थे माननीय सतीश मिश्रा जी, उस दिन का उनका एक बार बयान सुना दीजिए। वो कोई प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं, विशुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन था।
जो जाति का जहर ये जो बोले की कोशिश एच.एम. खान साहब की पार्टी वहां कर रही थी। दूसरा उदाहरण मैं केवल एक और दे दूं कि किस तरह की धर्म की राजनीति बीएसपी की रही है। 2019 में मायावती जी को नोटिस केवल उस सभा के लिए मिली थी जहां मुसलमानों से इन्होंने अपील किया था कि केस की। चलिए के शर्मा जी, एक आखिरी 30 सेकंड में जरा जवाब दे दीजिएगा। क्या हम उम्मीद करें कि अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के बिना चुनाव नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश का? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, बिल्कुल जाना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो बिल्कुल जाना चाहिए और जाकर वहां प्रायश्चित करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रायश्चित करना चाहिए भगवान श्री राम से, वहां पर मंदिर में रामलला से, कि हमने जो कुछ आज तक आपका अपमान किया, आपके अस्तित्व को के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, आपके मंदिर बनने, ठीक है सर। अब बारी बारी से एमएच खान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जो पोस्टर छपा है उस पर, और जो के शर्मा जी आप पर आरोप लगा रहे हैं उस पर, क्या कहेंगे आप सर? रामद्रोहियों को माफी नहीं मिल सकती भाई। अब विनोद बंसल जी आ रहा हूं। डॉक्टर खान, लगाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लेते पहले। जी मैं कह रहा हूं के शर्मा को इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हमको जातिवादी संगठन बता रहे हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये दलित समाज को हमने बनाया, पिछड़े वर्ग को हमने बनाया, अपर कास्ट को हमने बनाया। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं जात बिरादरी का नाम लेकर के, और हमारी पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसको इतनी हिस्सेदारी, ये बता दें। और दूसरी बात यह है कि राम जन्मभूमि का जो मसला है, राम जन्मभूमि क्या पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था क्या? यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कोई हिंदू पक्ष का कोई सबूत है मेरे पास, ना मुस्लिम पक्ष का सबूत मेरे पास। मैं 142 धारा के अंतर्गत ये फैसला सुना रहा हूं, जिसमें राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया और मस्जिद को भी दिया जमीन उन्होंने। तो ये अधिग्रहण करना चाहते हैं, जबरदस्ती कहना चाहते हैं कि हम बना रहे हैं। ये कहां बना रहे हैं? ठीक है, तो जनता उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा। एक मिनट के शर्मा जी, आऊंगा मैं आपके पास। जरा खान साहब असदुद्दीन ओवैसी पे भी कुछ बोल दीजिए ना। आधा सेकंड का जवाब मैं आता हूं के शर्मा जी। खान साहब कुछ वजूद नहीं है। खान साहब ओवैसी साहब को कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओवैसी को मैं क्या बोलूं जिसका कोई, जो उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मैं क्या बोलूं? मैंने पहले कह दिया ये प्रायोजित आदमी है, ये किसी पार्टी पे जो आपके पैनल में बैठे हैं इन्हीं की प्रायोजित पार्टी है, यही इन लोगों ने भेजा है इनको। मैं वारिस पठान साहब आ रहा हूं, जरा एक एक करके इतना त्रस्त हो गई, एक साथ बोलेंगे तो सबकी आवाज नहीं आएगी सर, कि ये सब चीजों में आप पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है। आचार्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं वारिस पठान के पास में जाऊंगा। आचार्य जी मुझे बोलने छटपटा। आचार्य जी देखिए पंकज जी, मैं दो बातें करना चाह रहा हूं। पहली बात, खान साहब ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का फैसला भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो इसका जो श्रेय लेना चाहती है भाजपा, ये ले रही है, इन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को प्रायश्चित करना चाहिए। अरे भाई, प्रायश्चित तो बीजेपी को करना चाहिए कि भगवान श्री राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक थे, जन जन के राम, कण कण में राम, और सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम है। लेकिन आपने राम को छोटा किया, आपने पहले राम को सिर्फ हिंदुओं तक कर दिया, और हिंदुओं में भी अब भाजपा उस पर कब्जा करना चाहती है कि सिर्फ भाजपा के राम है। अरे भी राम तो सबके हैं, जो राम का नहीं वो भारत में, भारत की राजनीति छोड़िए, वो भारत में तो कल्पना भी नहीं कर सकता राम का एहतराम, राम का सम्मान, राम की मर्यादा को नतमस्तक होना। मैं तो वारिस पठान साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप वही काम कर रहे हैं, जाने कर रहे हैं या अनजाने कर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। भाई आपको ये कहने में क्या हर्ज है कि वो फैजाबाद नाम था, वो अयोध्या हो गया। अयोध्या के नाम से आपको चिढ़ क्यों है, नंबर एक। और आप अयोध्या से अगर शुरू करने जा रहे हैं यात्रा तो जरूर करिए, हनुमानगढ़ी की चौखट पे भी माथा टेक लीजिएगा। हमारी तो सूफियों की सभ्यता रही है, भारतीय संस्कृति की और सभ्यता की दुहाई देनी चाहिए। और मैं वारिस पठान साहब, आप तो बहुत ही मॉडर्न मुस्लिम हैं, बहुत ही एजुकेटेड मुसलमान लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, और मैं तो यहां तक जानता हूं कि आपने श्री गणेश भगवान का भी जिक्र किया था, उनकी आरती का। वो अलग बात है कि आपने उस पर माफी मांगी, लेकिन आप एक बहुत ही मॉडर्न इंसान है, तो आपको तो इसमें। आचार्य जी देखिए, मुस्कुराते हुए वारिस पठान साहब नजर आ रहे हैं मुझे, शायद इसका जवाब वो अच्छा ही देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं वारिस पठान साहब के पास जाऊं, लेकिन काफी देर से विनोद बंसल साहब के पास मैं नहीं गया। विनोद बंसल साहब आप अपनी बात कहिए, फिर मैं वारिस पठान सबके हैं जो मुस्कुरा रहे हैं जरा उनसे जवाब लूंगा। देख लीजिएगा। ठीक है
विनोद बंसल जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिसने राम को पूरी तरह से नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह दिया कि राम तो हुए ही नहीं, उस पार्टी के प्रवक्ता और ये कह रहे हैं कि भाई राम तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरी बात ये कि जो लोग अयोध्या से घबराते थे, अयोध्या से डरते थे, अयोध्या नहीं जाने की कसम खाते थे, वो सब लोग भी अयोध्या जा रहे हैं। जो जिहादी मानसिकता जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ, वो भी अयोध्या की तरफ कूच करने वाले हैं। वो ठीक है कि फैजाबाद का नाम रख रहे हैं और बाकी जहां अयोध्या ही रहे हैं। तो लेकिन यह है कि ये बदलाव का समय है। निश्चित रूप से लोगों को मानसिकता में बदलाव लाना ही है। अब तालिबानी सोच के साथ काम नहीं चलने वाला। अब जैसे तक एमएच खान की सवाल है, खान साहब ने जो बातें कही कि भी नहीं ये संसद ने नहीं बनाया और अपने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। अरे भाई जो बनना है, कम से कम मत्था टेको और आगे बढ़ो। और नहीं तो देखिए रामद्रोह की सजा अच्छे को मिली है, चाहे वो काले चश्मा वाले साउथ इंडियन हो और या फिर जो है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव हो, वो सारे के सारे जो है, और या सोनिया गांधी जी हो। मुझे खुशी होती है अगर आचार्य जी जो बात आज टीवी चैनल के डिबेट में कह रहे हैं, वो काश इन्होंने सोनिया जी को बताई होती और सोनिया जी ने भी आज तक उसका प्रायश्चित किया होता। तो उन्होंने कहा होता कि हाँ मेरे से गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट मैंने हलफनामा गलत दिया था, मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। ये आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। पठान साहब को भी कुछ बोल दीजिए ना विनोद बंसल जी, फिर मैं उनके पास जाऊं। जब तक कांग्रेस इस काम को नहीं करेगी तब तक उसका भला नहीं होने वाला। विनोद बंसल साहब जरा पठान साहब को भी कुछ कह दीजिए, फिर मैं उनसे जवाब लूंगा। सभी नहीं, देखिए पठान साहब को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो जिस पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हो और मुसलमानों के लिए इत्तेहाद करने वाले लोग होंगे, तो उनसे तो कुछ और उम्मीद करने की जरूरत नहीं हो। तालिबानी संस्कृति, तालिबानी सोच, तालिबानी ठीक है। वारिस पठान साहब, आचार्य जी ने बोला आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं और आप हमेशा गणेश जी का भी आप जिक्र करते हैं, तो क्यों नहीं आप राम मंदिर की ड्योढ़ी पर जाकर भगवान राम को माथा टेक लेते, हनुमानगढ़ी जाके भगवान हनुमान को माथा टेक लेते। यानी आपको भी तो अयोध्या की जरूरत पड़ी रही है ना कहीं, वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य जी की बात से और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं चुनाव के पहले आचार्य जी को भाजपा ज्वाइन नहीं कर ले, लेकिन शायद तो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी। लेकिन हाँ तो पर यहाँ चाचा ने काफी सारी बात की, तो मैं चाचा को कहूंगा चाचा सारी विपक्षी वारिस भाई सारी विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि AIMIM और ओवैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट बन गए। वाहिद शख्स मैं हूं जो ये कहता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको अपना चुनाव लड़ने का पूरा हक है। और आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को भाजपा की तरफ सच कहना और सच सुनना ये इंसान की खूबी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, के शर्मा जी कह रहे हैं कि ग्रेटर हैदराबाद में कुछ काम कर दिया होता तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते। सुनिए, तो कह रहे वहीं कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश में क्या खाक लड़ेंगे? जो काम है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं कर रहे हैं, भाजपा का काम जाने अनजाने आपकी पार्टी से हो रहा है। ठीक है सर। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। भार्गव जी आपको, शर्मा जी को और आचार्य जी को तीनों को अपनी टिकट से लेके चलता हूं तेलंगाना, चलिए मेरे साथ और वहां पर देखिए ओवैसी साहब ने क्या काम किया है। इतनी सारी स्कूलें बनाई जहां पे सिर्फ मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे नॉन हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के बच्चे भी वहां पे पढ़ते, फ्री एजुकेशन है, इतने हॉस्पिटल के इदारे हैं, तो बहुत अच्छा किया है, अच्छी बात है। मुसलमान के पेशेंट वहां पे इलाज नहीं कराते, हमारे हिंदू भाई बहन भी इलाज कराते। और हम हमारे हिंदू भाई बहन के साथ हमने गुजरात में 23 सीटों पर हम जीते, जिसमें 7 हमारे हिंदू भाई बहन हमारी पार्टी से खड़े रहे और जीते हैं चुनाव वो। तो आप चलिए, उसके बाद में आपको लगेगा कि बराबर यूपी में योगी जी ने क्या किया है और तेलंगाना में ओवैसी जी ने क्या किया है, तब आप जाके आचार्य जी हम लोग फिर एक वापस डिबेट भी करेंगे यहाँ पर। मगर हम लोग जा रहे हैं साहब वहां पर यूपी में चुनाव लड़ रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा चाहिए। अगर 20% वाला अगर डिप्यूटी सीएम नहीं बन सकता तो 6% 60 वाले तो बन रहे, क्यों हमारे वाले नहीं बन सकते? क्या मुसलमानों को एम्पावर होने का अधिकार नहीं है? वारिस पठान साहब जरा एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इकबाल अंसारी जो पक्षकार रहे हैं वो एक मुसलमान है, वो ये कह रहे हैं होशियार रही है असदुद्दीन ओवैसी से, तमाम मुस्लिम भाइयों को ये कह रहे हैं। और मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा रहे हैं तो वह असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, अब साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो माना ना, लेकिन हमारी एक मान्यता सिंपल है, बाबरी मस्जिद जो एक बार मस्जिद कायम हो गई वो ता कयामत तक मस्जिद रहती है। या चाचा जो बैठे हैं ये बीएसपी के भी तो मुसलमान है, मगर चाचा को दिखता नहीं है कि मायावती जी ने कितने सारे घपले किए, करप्शन निकलेगा। चाचा मायावती जीरो है, कुछ होना नहीं है, आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे।
आपको देखिए, लोग के पास कोई बात नहीं है, तो मायावती के पास कोई एजेंडा है ना, के पास कोई एजेंडा है। मेरे साथ काम पूछे। बंसल साहब जरा एक एक करके देखिए, सारे एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। बंसल साहब जरा आप बोल लीजिए, 1 मिनट वारिस पठान साहब। बंसल साहब बोलिए। पंकज जी, मुझे मैं आ रहा हूँ के शर्मा जी, आ रहा हूँ सर, आवाज सुन तीन लोगों को विपक्ष में बुलवा रहे हैं। आ रहा हूँ सर। विनोद बंसल साहब। पंकज जी, ये मुसलमान की पार्टी है जो हिस्सा मांग रही है, ये वही हिस्सा है जो जिन्ना ने मांगा था, आपको याद है? जिन्ना ने भी तो अपना हिस्सा मांगा। अब ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं दोबारा से। और दूसरी बात ये, जिनके पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हो, मुसलमान हो, वो हिंदुओं की बात कैसे कर सकती है? कौन नहीं जानता इस बात को? के शर्मा जी, बड़ी देर से आपने कुछ नहीं कहा, बोलिए सर। पंकज जी देखिए, मेरे मैं सत्ता पक्ष में हूं, 3 लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो मुझे जवाब का थोड़ा दीजिए सर, दीजिए। मैं तीनों का जवाब दूंगा। दीजिए। देखिए, पहले तो मैं वारिस साहब को कह दूं कि आपको टिकट खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है वारिस साहब। केवल आपका परिचय तो उसी से समझ में आ गया कि ग्रेटर, मैंने क्या कहा, ग्रेटर हैदराबाद में 150 सीट है। आपकी क्षमता इतनी भी क्यों नहीं कि आप 150 सीट में अपने कैंडिडेट भी खड़े कर पाए? आप सिर्फ 57 सीट पे चुनाव लड़े, तो आपकी क्या विकास किया ये जनता समझ सकती है। इतनी भी हैसियत आपकी नहीं है वहां पर। रही बात दूसरी, आप एमएच खान साहब अभी कह रहे थे कि आप हमें जातिवादी पार्टी कह रहे हैं। एमएच खान साहब, आप तो बुजुर्ग, थोड़ा सीनियर व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे आपको राजनीतिक बातें याद होंगी, तो आपको यह भी याद होगा कि आपके ही पार्टी का नारा था ना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये कौन सी राजनीति, कौन सी सर्व जनहिताय की आप ये नारे होते थे आपके? अब एक मिनट, आप पंकज जी पार्टी के लोगों ने लगाया था। खान साहब आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, शर्मा जी मैं रोक रहा हूं। खान साहब 1 मिनट जरा बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। नारा नहीं रहा है किसी के शर्मा जी, सुना हो तो झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ आप इनको बंद कराइए, झूठ बोल रहे हैं शर्मा जी। नहीं, आप बंद कराइए, अल्फाज वापस लीजिए, इनको बंद कराइए। आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी बंद कराइए, मैं ऐसा बहस नहीं करूंगा। आपके लोगों को पंकज जी मैं ऐसी बहस नहीं करूंगा। का नारा बनाया हुआ था। खान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए के शर्मा को। के शर्मा जी बोलिए, के शर्मा जी बोलिए। आप साउंड डाउन कीजिए, आप साउंड डाउन नहीं, वो आप मेरे को मत बोलिए के शर्मा जी, मैं रोक रहा हूं उनको। देखिए रोक रहा हूं, किसका साउंड बंद करना है किसका नहीं वो मुझे तय कर लेने दीजिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। 1 मिनट खान साहब, 1 मिनट, आ रहा हूं आपके पास। के शर्मा जी बोलिए। देखिए, मैंने कहा, आपको याद दिलाया, ये वो नारा था, ये वो नारा था पंकज जी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये जो है बसपा का नारा हुआ करता था। अभी ये अयोध्या की बात कर रहे थे कि वहां से हमने, आज इनको अयोध्या याद आई। उस समय क्या नारा लगाया 51 में इनके नेता ने? इन्होंने कहा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो भगवान श्री राम को हवा में उड़ाने वाले ये बसपा के लोग आज अयोध्या में ये माता। अब आचार्य जी को भी कुछ कह लीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास आचार्य जी को बोल दीजिए। आचार्य जी जो पूछ रहे हैं कि आप भाजपा वो ले रही है, मैं कहता हूं बड़े गर्व के साथ में आज जो है प्रमोद कृष्ण जी, एक इकलौती भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में दावे के साथ लिखा, देश की राजनीतिक विषयों को उठाया, सामाजिक को उठाया, आर्थिक विषयों को उठाया और देश की सांस्कृतिक विषयों को भी उठाया। राम मंदिर निर्माण का हमने वादा किया देश की जनता से। और आप ही कहते, पूछते थे ना टीवी चैनल में बैठ के कि जो है मंदिर वही बनाओगे का नारा लगाते हो, लेकिन तारीख नहीं बताओगे। ये तो आप ही पूछा करते थे, बड़े जो है चुटकियां लेते थे। आज जब वहां मंदिर बनने लगा तो अब आपको ये याद आ रहा है, अब आप कह रहे हैं कि भाजपा उसका। ठीक है सर, वक्त कम है इसलिए सबके पास जाना है मुझे एक एक करके। बात करते हैं खान साहब देखिए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अब भव्य मंदिर बन रहा है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, इस स्तर का विचार रखते हैं आप। ठीक है सर, भगवान राम को लेकर। ठीक है सर, भगवान राम, ठीक है सर, ये आपने चिंतन में विचार किया है। ठीक है सर, भगवान राम को कोई छोटा बना दे। अरे सर, औरों को भी लेना है मुझे। विचार है खान साहब, जरा ये बताइए कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप खुश हैं इस बात से? देखिए, मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है या सुप्रीम कोर्ट के कहने से ट्रस्ट बना रहा है? आपने लिखा, मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, दोनों को स्वागत है, कौन मना कर रहा है? आप जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उस पर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सब आप नहीं बोलिए ना, ये जल छटपटाहट देखिए कितनी है। और ये जो नारों की बात कर रहे हैं ना, ये तो इन्हीं के पार्टी की सेल का नारा बनाया हुआ है।
इन्हीं लोगों ने नारा लगाया, और यही ये नारा लगा करके, अच्छा आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी के पास पैसा कहां से आ रहा है? हवाई जहाज से दौड़ रहे हैं, क्यों नहीं ईडी का छापा पड़ रहा है? क्यों नहीं और किसी चीज का छापा पड़ रहा है? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बचे हुए हैं? उत्तर हम सवाल करना चाहते हैं के शर्मा जी से, अरे अगर आपकी मदद ये नहीं कर रहे हैं तो इन पर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ रहा भाई? शर्मा जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए खान साहब को, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी को सवाल किया आपसे सर, के शर्मा जी, वारिस पठान आ रहा हूं मैं आपके पास। के शर्मा जी, वक्त का मैं थोड़ा एक सेकंड से उदाहरण से आपको बता देता हूं कि हमें किसी तरह के ना ओवैसी साहब की पार्टी की जरूरत है ना ध्रुवीकरण की। ठीक है, मैं इसका रीजन बताता हूं। आप नहीं सर, रीजन का टाइम नहीं है सर, एक मिनट, आपने अपना जवाब दे दिया सर, रीजन का टाइम आचार्य दे रहा हूं आपको। हम 324 सीट जीत कर आए हैं, जिसमें 80 में 73 सीट जीते हैं, जिसमें लोग कहते थे कि मुस्लिम डिसाइड करते हैं सीट। आचार्य जी 30 सेकंड, हमें तो सर्व समाज। ठीक है सर, आचार्य जी 30 सेकंड्स। हाँ भाई, मुझे दो बातें पंकज जी कहनी है। सर वक्त का मैं जल्दी से कह दीजिए सर। सम्मेलन जो कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषित और वंचित तो ब्राह्मण समाज है। तो मैं ओवैसी साहब से भी कहना चाहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, और खान साहब से भी कहूंगा कि शोषित वंचित तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। पठान साहब को तो शक है चुनाव से पहले कहीं आप बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे? नहीं, खान साहब को तो शक है सर, कह रहे थे कि साहब के शर्मा जी झूठ बोलते हैं। अरे भाई सर जवाब दे दीजिए ना पठान साहब का। आचार्य जी वो कह रहे हैं चुनाव से पहले कहीं बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे आप? मुझे तो लग रहा है। चलिए, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। तो ख्याल अच्छा ले रहे हैं ना, यानी वो। वारिस पठान साहब आखिरी कमेंट आपका, फिर मेरा। सब खुश होते रहिएगा। वारिस पठान साहब आखिरी कमेंट। सर आगे से जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे तो थोड़ा उसमें इज्जत के साथ लेंगे। ये गुहार न सिर्फ आचार्य जी ने लगाई, बल्कि सब मेहमान भी कह रहे हैं कि जब आप असदुद्दीन साहब बोलते हैं मैंने तो योगी जी बोलने में क्या सलाह दी है उनको, मैंने सलाह दी है उनको, और वारिस पठान साहब ने मेरी सलाह पर अमल। 30 सेकंड्स वारिस पठान, 30 सेकंड्स। जी से मुझे आचार्य जी के जैसे कितने सारे कांग्रेस के लोग थे, इतने सालों से सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिया, कांग्रेस में रहे, सत्ता में, और उसके बाद में देखिए लाइन से 1 by 1 सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि आचार्य जी की बात से कहीं ये भी बीजेपी में तो नहीं जा रहे। अगली बार शायद शर्मा। और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आखिर में सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए वारिस पठान, कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे तो थोड़ा आदर के साथ ले लीजिए। एक छोटी सी इल्तिजा थी आचार्य जी की। सम्मान सबका मैं करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करता। चलिए वारिस पठान बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, विनोद बंसल साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम और डॉक्टर MH खान, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।